सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं करन नाज। हम वही कौम है ना नाज़रीन जो आज से 1 महीना पहले अपना मवाजना इटली और फ्रांस से कर रहे थे। हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में आने वाले वायरस की शिद्दत वो नहीं है जो दीगर ममालिक में है। हमारे अंदर तो वैसे ही इतने जरासीम मौजूद हैं, ये कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये हुकूमत एड लेने के लिए आवाम को परेशान कर रही है, ये बैरूनी साजिश है। गली के नुक्कड़ पर 4-6 लोग मजमा लगाए कोरोना के ड्रामे को डिस्कस कर रहे हैं। ब्ला ब्ला ब्ला, जितना मुंह उतनी बातें छोड़िए। जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स उतने बड़े फिलोसफर, दानिश्वर, साइंसदान, डॉक्टर्स। अब जरा हकीकत का मुंह देखिए जो इन सब बातों पर आपका मुंह चढ़ा रही है। नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 74,347 हो चुकी है। वर्ल्ड मीटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान सबसे ज्यादा केसेस में 18वें नंबर पर आ चुका है। 1574 अफराद इस खतरनाक वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। सोशल मीडिया के संजीदा लोग और संजीदा हल्के हुकूमत से लॉकडाउन के मुतालबे भी करते रहे। बहुत सारे जिम्मेदार पाकिस्तानी लॉकडाउन के मुतालबे के बजाय खुद सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार करते रहे। कोरोना वायरस आलमी वबा है, पूरी दुनिया इसकी दहशत और खौफ में मुब्तला है। तमाम ममालिक ने अपनी सरहदें बंद कर दी, नकलो हरकत को कंट्रोल कर लिया। इस वायरस ने दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया। कारोबार जिंदगी और स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हो गई। मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स यहाँ ताले पड़ गए। सैर व सयाहत बंद हो गई। एयरपोर्ट्स खाली हो गए। एयरलाइंस का दिवालिया निकल गया। खाने काबा और मस्जिद नबवी को बंद करने का इंतहाई मुश्किल फैसला किया गया। पूरी दुनिया में हू का आलम है। सारे लोग अपना काम धंधा समेट कर चुपचाप घरों में बैठे हुए, लेकिन क्योंकि ये सारे लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो पागल हैं। असल मुफक्किर, साइंसदान, दानिश्वर, बिना डिग्री, वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स तो यहाँ पाकिस्तान के हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठे हैं, जिनको मालूम है कि ये सब कुछ हुकूमत पैसा बनाने के लिए कर रही है। कोरोना शोरोना कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ आवाम को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत ने जो किया नहीं किया वो मैं आगे प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी नाज़रीन, लेकिन इस वक्त मैं मुखातिब हूँ आपसे, ख़ास तौर पर आपसे, उन दानिश्वरों से जो अपने दिमागी फितूर से आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया या ताई खुद साख्ता मुफक्किर बिला वजह का तजिया करके कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है। हर बात पर बात करना नाज़रीन ज़रूरी नहीं है, और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ आपको कुछ मालूम ही ना हो। मेरा मशवरा है उन तमाम दानिश्वरों को कि कुछ अरसे के लिए न सिर्फ समाजी दूरी इख्तियार करें बल्कि सोशल मीडिया से भी दूरी इख्तियार करें, तो आवाम इस वायरस के साथ साथ आपके जहन के खुराफात से भी बच सकती है। सिर्फ ये सोचिए कि हर इंसान की ज़िंदगी आपकी किसी भी फजूलियात से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और आप तमाम नाज़रीन खुदारा ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। इस वायरस से ख़ुद को बचाएँ, अपने लोगों को भी बचाएँ। अगर हम इन हंगामी हालात में इंतज़ामिया, हुकूमत, डॉक्टर्स और दीगर अफराद और इदारों के साथ ताउन नहीं करेंगे तो भयानक नताइज की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे अपने ऊपर ही आयद होती है। प्रोग्राम की पहली स्टोरी की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको बताया, पाकिस्तान में एक माह में 50,000 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 1,000 से ज़ायद अमवात भी सिर्फ मई के माह में हुई है। मगर फिर भी कौमी राबता कमेटी ने इमरान खान की ज़ेर सदारत लॉकडाउन में मज़ीद नरमी कर दी है। अब कारोबार 4 दिन के बजाय 5 दिन SOPs के तहत खुला रहेगा। क्या मईशत को कोरोना पर तरजीह देने का ये फैसला दुरुस्त है? इसका तयन जल्द वक्त करेगा, मगर आज जो अहम फैसले हुए हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के सयाहती मराकज़ खोलने, कारोबारी मराकज़ को शाम 5 बजे तक खुला रखने, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस लाए जाने के फैसले शामिल हैं। हर तरफ मरीजों से अस्पताल भरे, मगर खान साहब आप कहते हैं अभी भी हमारे पास 50% से ज़्यादा वेंटिलेटर्स खाली हैं। क्या इमरान खान साहब ये दावा दुरुस्त हो सकता है? मैं एक्सपर्ट से बात करूंगी इस बारे में, मगर इससे पहले एक इंतहाई खौफनाक खबर ये है जो जान लीजिए। बताया जा रहा है कि लाहौर के चप्पे चप्पे पर कोरोना का राज है। पूरे शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां कोरोना का मरीज ना हो। ये इंकशाफ महकमा सेहत की जानिब से हुआ है। वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई समरी में यह बताया गया है कि अंदाजन सिर्फ लाहौर में 6 लाख से ज़ायद कोरोना के केसेस हैं। उफ, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो क्या यंग डॉक्टर्स का दावा भी दुरुस्त है?
कि पंजाब हुकूमत कोरोना के नंबर कम करके बता रही है। वैसे तो मई का महीना मसीहाओं के लिए भी अच्छा नहीं रहा है। मुल्क भर में 1900 हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हो गए। मई के आगाज़ में ये तादाद 444 बताई गई थी। संजीदा हमें भी होने की ज़रूरत है, हुकूमतों को भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आगाज़ में जिस तरह की बातें की जा रही थी, सूरत हाल अब बिल्कुल तब्दील हो गई है। जिन लोगों से हम अपना मवाजना कर रहे थे, अब सूरत हाल हमारी उनसे ज़्यादा ख़राब हो गई है। वर्ल्ड मीटर्स की रैंकिंग में चाइना 17वें नंबर पर है और हम 18वें नंबर पर हैं। कैसर सज्जाद साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो सर, ये जो इंकशाफात हमारे सामने आ रहे हैं, लाहौर के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 6 लाख कोरोना के पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो समरी दी गई है। उस्मान बशरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको भी मैं खुशामदीद कह रही हूँ। कैसर सज्जाद साहब, सर क्या हो रहा है? इतनी गैर संजीदगी का आलम हो गया कि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है जो समरी भेजी गई है, 6 लाख लाहौर में पेशेंट्स मौजूद हैं कोरोना के। कैसर साहब, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। आपने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से अपने इंट्रो में बता दी हैं और हमने 22 जनवरी 2020 से एक हेल्थ अलर्ट के जरिए ये बताया था कि ये बीमारी पाकिस्तान में आएगी। उस वक्त चाइना के शहर वुहान में 6 लोग इंतकाल कर चुके थे और 300 लोग इस बीमारी में मुब्तला थे। तो हमने सिर्फ ये कहा था कि जी यहाँ तैयारी कर लें और यहाँ पर ये बीमारी आएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, और यही हुआ कि यहाँ पर हमेशा पाकिस्तान के अंदर हम एडहॉक बेसिस पे काम करते हैं और वही सारा सिस्टम चल रहा है। हमने पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स ने ये बात बताई और जो आज सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान में, इसके मुताल्लिक बहुत पहले से आगाह कर रहे थे कि अगर प्रॉपर तरीके से इस बीमारी के फैलाव को नहीं रोका गया तो हमें अल्लाह ना करे जो हम हमेशा कहते हैं कि हम जो भी खदशात का इजहार करते हैं वो गलत साबित हो जाए, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा इटली और अमेरिका जैसा हाल ना हो जाए जिस तरह से हम सूरत हाल को देख रहे हैं। और अब जो सूरत हाल जो आज जो डिसीजन हुआ है, इससे तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ पहले से डिसाइडेड है। सब कुछ के हमारे अवाम, पाकिस्तान के अवाम को कोरोना वायरस से इम्यून करने के लिए छोड़ दिया गया है कि जिसकी मर्जी वो खुद अपना हिफाजत करे, अपने जितनी भी SOPs को फॉलो करता है तो ठीक है, वरना जो बच गया वो सिकंदर है। ये इस फार्मूले पे शायद मेरे ख्याल में अमल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम पे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। हम डॉक्टर हजरात, मैं समझता हूँ कि अवाम को ये समझना होगा कि अब सब कुछ आपको ही करना है। एक बात, दूसरी बात ये कि जो अस्पतालों पे जो बोझ पड़ रहा है, ये दूसरी तरफ एक बहुत सीरियस मामला है कि अस्पतालों पे अटैक भी हो रहा है जो कि लोगों में कंफ्यूजन की वजह बन रही है। जो आपने इंट्रो में भी कहा है सर, हर तरह से अवाम को इस वक्त संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत है, न सिर्फ अवाम को बल्कि हुकूमत को भी। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। जो आपने गैर संजीदगी की बात की और जिस तरह का बिहेवियर लोगों की जानिब से सामने आ रहा है, अस्पतालों पर जिस तरह के हमले और अटैक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन उस्मान बशरा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब ये वाली बात लेकर आ जाती हूँ। ये जो 6 लाख की बात हो रही है सर, क्या ये खबर दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो इसका मतलब कोरोना का तो कोई भी कोना महफूज, लाहौर का कोई भी कोना महफूज ही नहीं है कोरोना से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, आपका बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ एक प्रोग्राम कर रहा हूँ और आपको पहले मुबारक कि आपने बोल को ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपको और तरक्की और उरूज अता फरमाए और आपका ज़ोर बयां और वो अल्लाह करे। देखिए, एक तरह हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पिछले 3 हफ्तों से पंजाब हुकूमत ने रैंडम टेस्टिंग का आगाज किया है, जिसको आप ग्रुप टेस्टिंग कहते हैं। उस ग्रुप टेस्टिंग के अंदर जो हमने एक टेंटेटिव फिगर हमें गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट्स के अंदर पेश किया गया है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब यानी चीफ मिनिस्टर साहब को, तो कहा गया है कि ये हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इतनी तादाद के अंदर लाहौर में जो है वो कोरोना के पेशेंट जो है वो सामने आए। और जो दूसरी बात इससे जो जुड़ी हुई है, जो मीडिया में चल रही है, वो ये है कि क्योंकि आप कोरोना के जितने भी केसेस लाहौर से आए हैं तो कोई एक इलाका ऐसा नहीं है, जैसे कि टाउनशिप से लेके आप इधर आ जाएं संत नगर तक, पूरे के पूरे शहर में डिफेंस से, तो हर एक जगह से कोरोना के केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। तो वो ये उसका लुबे लुबाब ये है कि लाहौर के कोई ऐसे इलाके जो मुजाफती इलाके भी हैं, कोई बड़ा ऐसा कोई लोकेलिटी नहीं है जैसे ना हो। देखिए, इसमें फिर दूसरी कोई राय नहीं है, पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। पूरी दुनिया
तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों से लेके आप पीछे अफ्रीका में भी चले जाएं तो सारी दुनिया 192 मुल्कों के अंदर कोरोना ने बड़ी शिद्दत के साथ हमला किया हुआ है। पाकिस्तान उसमें एक्सेप्शन नहीं है। अब जो करने की बात है किरण वो ये है कि अब हम ये भी रोना नहीं रोना चाहते हैं ना। देखिए अब आपसे बेहतर तो कौन जानता है कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ तालीम कभी प्रायोरिटी किसी हुकूमत की रही नहीं है। अब जिन मुल्कों के अंदर 2000 अरब रुपया अमेरिका ने सिर्फ कोरोना की वजह से अपने हेल्थ सेक्टर को सब्सिडाइज किया है, लेकिन पाकिस्तान का हाल ये है किरण के पंजाब जैसे सूबे के अंदर जिसकी मैं आपके सामने रिप्रेजेंटेशन बैठा हुआ हूँ, 12 करोड़ की आबादी है, 1724 के करीब वेंटिलेटर्स थे जिनमें से 800 वर्किंग थे, बाकी सारे जो थे वो सर ये 6 लाख वाली खबर को भी ऐड कर लीजिए ना साथ में, इसका भी जवाब दे दीजिए। जो महकमा सेहत की जानिब से समरी आई है ये दुरुस्त है? जी मैंने यही कहा कि मैंने बिल्कुल आपको आगाज में कहा कि टेंटिव फिगर जो है वो दिया गया है, क्योंकि जब हम ग्रुप टेस्टिंग हो रही है, ग्रुप टेस्टिंग में टेंटिवली उन्होंने कहा है कि 6 लाख तक लाहौर में लोग इससे इफेक्टेड हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और गवर्नमेंट को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये मैं आपको किरण बताऊं कि पंजाब के अंदर लाहौर को बिलखुसूस कोरोना जो है इसका एक हब है। अभी से नहीं, जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है सबसे ज्यादा केसेस जो है पंजाब में लाहौर से आ रहे हैं, क्योंकि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरी पाकिस्तान से इन्फ्लक्स है लोगों का यहाँ पे। साहब आप कह रहे हैं कि ये 6 लाख लोगों के लिए अंदाजा लगाया गया है, यानी कि ये प्री रिपोर्ट है, तो फिर जो यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत नंबर छुपा रही है, क्या इसको भी दुरुस्त मान लें हम? देखिए मैं बड़ी माजरत से कहूंगा किरण, देखिए पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में आप देखिए किरण एक बात तो लोगों को मानना पड़ेगी, फिरका मुलामतिया से निकलिए। देखिए हमारे एक हमसाये में चीन है जहां से ये वायरस निकला, एक तरफ ईरान है जहां पूरी शिद्दत से हमलावर हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। अगर उसके बाद पाकिस्तान में कैजुअलिटीज का नंबर, अमवात का जो तादाद है और कोरोना पेशेंट की तादाद कम है, तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह यंग डॉक्टर्स का दावा सही या गलत? नहीं बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। देखिए यंग डॉक्टर्स के साथ मसला क्या है, यंग डॉक्टर्स अभी एक पॉलिटिक्स के ऊपर एक नुक्ता है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अब आपने सवाल कर दिया, देखिए खुल के इस पे बात होनी चाहिए। जो पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन और हमारी गवर्नमेंट लेके आई है एक बिल जिसको MIT बोलते हैं, उसके ऊपर इनके तहफुजात हैं। अब एक मुश्किल का वक्त है और यहाँ पे एक टिपिकल सोच है उसको ये लेके आए हैं। डॉक्टर यास्मीन ने पिछले दिनों इनके साथ जब गुफ्तगू की यंग डॉक्टर्स के साथ, सारे इन्होंने कहा जी बात गवर्नमेंट सही कर रही है, सिर्फ हमारे जो लोग डिसमिस हुए हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर उनको बहाल कर दें। क्या ये वक्त है सियासत करने का? यंग डॉक्टर्स के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए भी बड़ी जिंदगी पड़ी है। जब हम इस मुश्किल से निकल आएंगे कोई एक फिगर उस्मान साहब वैसे ये पॉलिटिक्स वाली जो आपने बात की ना, ये सिर्फ यंग डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये तमाम हलकों के लिए है, ये हुकूमती हलकों के लिए भी है कि ये पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। लेकिन सर पिछले 3 महीने से पॉलिटिक्स भी ज़बरदस्ती हो रही है कोरोना को लेकर। मैं आती हूँ आपकी जानिब, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 50% वेंटिलेटर्स अभी भी खाली पड़े हुए हैं। जो आदादो शुमार है हमारे सामने एक मोहतात अंदाजा है, तकरीबन 2500 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसमें से भी कई सारे खराब मौजूद है। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है अब मेरी? किरण आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, मैं यही सवाल जब तक कैसर साहब आपकी जानिब लेकर आती हूँ, जब तक डॉक्टर कैसर की आवाज दुरुस्त होगी। अब सही आ रही है आपको आवाज? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज जी अब आ रही है जी। ठीक है सर, मुझे ये बताइए वेंटिलेटर्स हवाले से वजीर आजम साहब ये दावा कर रहे हैं कि 50% वेंटिलेटर्स अभी भी खाली पड़े हुए हैं। अब जो रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने, जो मोहतात अंदाजा है 2500 तो वेंटिलेटर्स हैं, उसमें से कई सारे वेंटिलेटर्स खराब पड़े हुए हैं। लोगों की सिचुएशन 444 के करीब ऐसी सिचुएशन है जो लोग क्रिटिकल हैं। वजीर आजम साहब कह रहे हैं 50% वेंटिलेटर्स खाली पड़े हुए हैं। नजर हमें ये आता है कि अस्पताल लिख लिख के लगा रहे हैं कि अब जगहें खत्म हो गई हैं, हमारे पास ना लेकर आए। वजीर आजम साहब दुरुस्त दावा कर रहे हैं या अस्पताल दुरुस्त दावे कर रही है, वो क्या रहा है सर? मुझे नहीं आ रही किरण, आपकी आवाज चली गई फिर। प्लीज ये डॉक्टर कैसर की आवाज का मसला हल करें। मान साहब मैं आपकी जानिब आ रही हूँ, ये बताइएगा कि हमें नजर ये आता है हॉस्पिटल्स लगा के रख रहे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर कि अब पेशेंट्स को ना लेकर आए, हमारे पास जगह नहीं है। वजीर आजम साहब कह रहे हैं 50% वेंटिलेटर्स अभी भी ताहाल खाली हैं। सर कौन सही दावा कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है? अच्छा किरण, ये एक टेक्निकल इशू है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो बड़ा पाकिस्तान में देखा जाता है, मैं लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए वेंटिलेटर्स का खाली होना, देखिए वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर जाता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जगह ये है कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत रश है इस वक्त कोरोना के पेशेंट का,
लेकिन लकीली ये है कि जो लोग जाते हैं एक आखिरी स्टेज के ऊपर, जब उनके लंग्स जो हैं और उनके ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल उसका लेवल गिरता है, तो वो जाते हैं वेंटिलेटर के ऊपर। तो अभी उसमें जो वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात करने की हुई है कि एनडीएमए के साथ मिलके पाकिस्तान की हुकूमत और एनडीएमए ने, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है, हम लोगों ने पिछले इन 2.5 से 3 माह के अंदर पाकिस्तान में 3100 मजीद वेंटिलेटर दस्तयाब। उस्मान उस्मान साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ सर इसी बात को लेकर, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही अजीब सी आपने बताई। अब जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात आप कह रहे हैं कि जब क्रिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है उस वक्त वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद कह रहा है कि आपके सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, किसी भी वक्त आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और आपकी डेथ हो सकती है। डॉक्टर कैसर, मुझे ये बता दीजिए 50% वेंटिलेटर्स खाली हैं अभी तक, क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और बाकी लोग भी जो है हुकूमत में जो भी लोग हैं वो मेरे ख्याल में सही समझ रहे होंगे और सही कह रहे होंगे कि वेंटिलेटर शायद इतनी मौजूद है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है किरण, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ बात बता रहा है। मैं समझता हूँ कि देखें, कराची के में भी जितने भी अस्पताल हैं जो कि कोविड डेजिग्नेटेड है, वहां पर एक पेशेंट को एडमिट करने से मना कर दिया जाता है कि हमारे पास बिस्तर खाली नहीं है। किसी दिन एक बिस्तर, 2 बिस्तर मिल जाते हैं, वेंटिलेटर मिल जाता है। यही हाल मेयो हॉस्पिटल के एमएस ने ये बात बोली 2 दिन पहले कि हमारे पास वेंटिलेटर की शॉर्टेज होने जा रही है। यही बात शेखुपुरा हॉस्पिटल के एमएस ने कल बताया कि जी हमारे पास वेंटिलेटर की शॉर्टेज है। यही बात बलूचिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि वेंटिलेटर्स की है। और इसको देखना अगर आप है तो आप बीमार हो के जाइए किसी अस्पताल में, आपको पता लगेगा कि वो आपको एडमिट करते कि नहीं। प्रॉब्लम ये है किरण यहाँ पे कि हम पहले से तैयार नहीं होते हैं। अगर हम पहले से तैयार हो तो ये चीज नहीं हो पाती है। हमारे मुल्क में कभी भी प्रिवेंशन पे जोर नहीं दिया गया। हमने मच्छर को खात्मा नहीं किया, हमने डेंगू की बात की है, उसके हमने चिकनगुनिया की बीमारी की बात की है, मलेरिया की बात की है, हमने डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई को खात्मे की बात नहीं की है। हमने इस बीमारी के इलाज की बात की है। इसकी वजह क्या है? पानी, साफ पानी मुहैया कर दे तो 60% बीमारियां हमारे मुल्क से खत्म हो जाए। हमने कभी भी किसी वक्त भी हमने हेल्थ और एजुकेशन को कभी भी किसी हुकूमत ने, आज तक किसी हुकूमत ने प्रायोरिटी नहीं दी है। ये बात फैक्ट है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर देखना पड़ेगा कि देखिए कि वेंटिलेटर हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है और जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी उस वक्त वो आदमी जब आपके अस्पताल पहुंचेगा तो फौरी तौर पे चाहिए होगा। उस वक्त आप वेंटिलेटर ना बनाएंगे ना खरीदेंगे और साथ साथ उसके साथ साथ आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए होगा। वेंटिलेटर हर डॉक्टर नहीं चला सकता, हर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं उसको रन कर सकता, उसके लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है। तो हमारे पास उसकी भी शॉर्टेजेस है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब अगर आपने हर चीज पाकिस्तान में कैसर साहब, क्या हमारे पास शॉर्टेज ऑफ प्लानिंग भी है सर? जब सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ रही है, सूरत हाल खराब हो रही है, तो उसमें मैं देखती हूँ केपीके में नंबर ऑफ % डेथ मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर सैर व सयाहत के लिए खोले जा रही है, इजाजत दी जा रही है, मार्केट के दिन अब 5 दिन किए जा रहे हैं। आपकी नजर में सिचुएशन बिगड़ने के साथ साथ मजीद नरमी हो रही है, ये सही है? देखिए, बात सारी ये है कि चूंकि अगर लॉकडाउन की बात करें तो उसका टाइम तो निकल चुका है। जिस वक्त हमने बहुत शोर मचाया कि खुदारा पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म पॉलिसी इख्तियार कर ले, एक दफा पूरे पाकिस्तान में अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता तो शायद आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते, हम ग्रेजुअली इसे ईज करते। लेकिन चूंकि वो वक्त गुजर चुका है, अब हमारे पास ये रह गया है कि आपको दूसरे मुल्कों की तरह आपने अगर किसी चीज को खोल दिया है, किसी कारोबार को खोल दिया है, सेहत को खोल दिया है आपने, तो आपने उसके ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी, आपने कुछ सजाएं देनी पड़ेंगी। जिस तरह बाहर के मुल्कों में, आपको एक वाकया सुनाता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी ईद में एक कानून दिया उन्होंने कि जितने भी मुसलमान ईद बना रहे हैं अपने घर में 10 लोग से ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते, अपने गेस्ट को नहीं बुला सकते। किसी एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने जो कि 25-30 साल से रह रहे थे, उन्होंने
उनके घर पे 12 गेस्ट आ गए, जिसपे उनको मुखबरी हुई, और वहां पर जब आए उन्होंने गिनती की, जब 12 गेस्ट मिले तो उन्होंने $7,000 फी पर्सन लेकिन जो है यहाँ तो सर फाइन कर आलम दिया। ये हम खुद साख्ता कोरोना फ्री हैं, यहाँ तो अभी तक ईद पार्टीज चल रही हैं लोगों के घरों में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर, आप साथ मौजूद थे, उस्मान साथी मौजूद है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो एक और मरीज भी है नाज़रीन, जो गालिबन पिछले 4 या 5 महीने से इस मुल्क में नहीं है, बाहर है, लंदन में है। अब उनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर सवालात उठा दिए हैं, उनकी बीमारी के हवाले से सवालात उठा दिए हैं। इस पर उस्मान साहब आपसे बात करूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। 6 महीने पहले का ये तस्करा है, वाक़या है, जिसके कुछ छोटे छोटे आपने क्लिप्स भी देखे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जा रहे थे तो उनके हाथ में एक पर्चा मौजूद था। कभी वो पर्चे को देखते थे, कभी वो उस वीडियो को देखते थे कि जिसका जिगर ख़राब हो, जिसका दिल ख़राब हो, जिसके गुर्दे ख़राब हो, वो इतना हशाश बशाश कैसे जा सकता है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अल्फाज थे जिनकी हुकूमत में ही नवाज शरीफ साहब अदालत के हुक्म पर इलाज की गर्ज से लंदन तशरीफ़ लेकर गए थे। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी बातें की, कुछ डॉक्टर्स की जानिब से भी बातें की गई, बहुत ज़्यादा ये रायता फैला रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद खुद कमीशन बनाते हैं, अपने ही वज़ीर से बाहर भेजने की सिफारिश करवाते हैं, फिर खुद ही बीमारी पर शक का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म अपने वज़रा के साथ मिलकर मज़ाक बनाते हैं। अजीब सरकार है, हमारी कुछ समझ नहीं आता आखिर चाहते क्या है। मैं बात कर रही हूँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी और फिर मुल्क से बाहर जाने की, जिसके 6 माह बाद अब फवाद चौधरी साहब को रिपोर्ट्स में गड़बड़ की बू आ रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में किए जाने वाले टेस्ट की तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ को मुनज़्ज़म साजिश के तहत बाहर भेजा गया है। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरमाते हैं जनाब कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नज़र आ रही है। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं इससे तासुर पैदा होता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज़ ने उनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की है। अगर ऐसा है तो किसी सवाल के उठने से पहले नून लीग रिपोर्ट पेश कर दे और बता दे कि लंदन के डॉक्टर्स ने मियाँ साहब को कौन सी बीमारी का बताया जिसकी वजह से उनका पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं है। इसी पर बात करने के लिए उस्मान बस्टर साहब आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर, ये दूसरी बार चौधरी साहब ने एक बार पहले भी सवालात उठाए थे, यास्मीन राशिद साहिबा का भी नाम आया था, उन तमाम डॉक्टर्स का भी नाम आया था कि उनके ऊपर तहकीकात होंगी, उनसे पूछगछ होगी। नवाज शरीफ साहब जिन इंजेक्शंस को लगाने से इनकार भी कर दिया था, उस पर भी बात होगी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अब एक बार फिर फवाद चौधरी साहब खड़े हो गए, फिर बातें कर रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भेजा गया। सर, क्या हो रहा है? मुतालबा कर रहे हैं तहकीकात का। देखिए किरण, मैं आपको सर याद दिलाऊं, ये फवाद चौधरी नहीं बल्कि हमारी पार्टी के अंदर से बहुत से लोगों ने कहा था कि इसके ऊपर इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्यों हम कहते हैं? इसलिए कि कौन क्या है, माजी गवाह है। ये वो खानदान है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जाली ट्रस्ट डीड जमा करवा चुका है, ये कतरी खत लेके आ चुके हैं, ये कैलबरी फॉन्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसलिए बोगस काम करना और चीटिंग करना ऑन पर्पस, ये इनका एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस्मान साहब, तहकीकात किससे होंगी? किससे होंगी तहकीकात? यास्मीन राशिद साहिबा से पूछगछ की जाएगी, शौकत खानम के उन डॉक्टर्स से तहकीकात की जाएंगी जो उस पैनल का, उस बोर्ड का हिस्सा थे। सर, किससे होंगी? देखिए किरण, तहकीकात उससे होंगी, मैं आपको, क्योंकि मैं एक लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ, लीगल एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि तहकीकात शुरू होंगी उस ब्लड सैंपल से जो ब्लड सैंपल दिया गया। देखिए मसला क्या है, डॉक्टर इसके अंदर नाइव हैं। डॉक्टर को आप क्या उससे पूछेंगे? डॉक्टर तो कहेगा मुझे तो एक ब्लड की रिपोर्ट मिली। असल में हम जाएंगे, अगर ये बात जब छिड़ेगी, ये सारे का सारा जब साज उठेगा, वो ब्लड का एक सैंपल जो दिया गया किसी भी लेबोरेटरी को कि ये मियां नवाज शरीफ का ब्लड है। उस्मान बस्टर साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को इस बात का भी शक है कि जो ब्लड सैंपल लिया गया, जो टेस्ट किया गया, वो नवाज शरीफ साहब के थे ही नहीं। किरण, मैं तो ये देखिए, मैं जिस फैमिली के मुतालिक बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड तो देखिए। जो मैं उस दिन आपको बताऊं, ये वाकया भी रिकॉर्ड का है, जब इन्होंने कतरी खत पेश किया तो सुप्रीम कोर्ट का सारा जो वहां पे जज साहबान बैठे हुए थे, मैं भी वहां पे मौजूद था, हमारी जो पार्टी की तरफ से, सबकी सब अदलिया हैरान रह गई कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी इस तरह का लेटर पेश नहीं किया गया। फिर बोगस निकला, शर्मिंदा नहीं हुए। ये कतरी खत बोगस निकला, शर्मिंदा कोई सोच सकता है? इन लोगों ने
सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए हुए हैं, ये जजेस को फोन करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान में इंसाफ को खरीदने वाले सर उस वक्त में और इस वक्त में बड़ा फर्क है सर। जिस वक्त की आप ये बात कर रहे हैं, जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं, वो उन्हीं की हुकूमत थी। अभी तो हुकूमत भी आपकी है, अस्पताल भी सिलेक्ट किया हुआ आप ही की जानिब से, बोर्ड भी सिलेक्ट किया हुआ आपकी जानिब से, वजीर सेहत भी आप ही का है, फिर उसके ऊपर तहकीकात। सर क्या बात कर रहे हैं उस्मान साहब? किरण, मैं कह रहा हूं कि वजीर सेहत भी हमारे हैं, बोर्ड भी गवर्नमेंट ने बनाया, हर चीज, लेकिन ब्लड सैंपल तो पेशेंट का होना चाहिए ना। देखिए ये सारा जो ये कसीदा है वहां पे जाके खड़ा होगा कि ब्लड सैंपल, जो ब्लड था, खून था, वो किसका था। देखिए मैं इस पे स्केप्टिक हूं। मैं आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जब आप इससे पहले निजी टेलीविजन पे एक प्रोग्राम करती थी 7 से 8 तक, मैंने तब भी कहा था, लेकिन क्योंकि उस समय किसी ने बात सुनी नहीं, वो मुस्लिम लीग नून इस शिद्दत से बम्बार्डमेंट कर रही थी झूठ की। हम पहले दिन से स्केप्टिक हैं कि इस खानदान का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो बोगस काम करने का है। जो खानदान कैलबरी फॉन्ट के अंदर कतरी लेटर दे सकता है, जाली ट्रस्ट डीड दे सकता है, वो किसी का भी खून सैंपलिंग के लिए दे सकता है। उस्मान साहब ये बताइए ना, अगेन वही आपकी वाली और मेरी वाली बात कि जब हुकूमत भी आपकी है, लोग भी आपके हैं, तो बार बार सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम की बातें क्यों हो रही हैं? ये तहकीकात हो क्यों नहीं रही है? अगर आपको शक है कि ब्लड सैंपल चेंज हुआ है, तो उन तमाम लोगों से जो अस्पताल में मौजूद थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का खून लिया, उनसे तहकीकात हो गई? इस सवाल का जवाब ले लिया आप लोगों ने, या सिर्फ ये सर सियासत दर सियासत चल रही है? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी आपको सवाल था वो स्पेसिफिक था कि फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं, तो तहकीकात कहां से शुरू होंगी? मैंने आपको बताया कि अगर ये तहकीकात शुरू होंगी, जो मेरी दानिश में, मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरी दानिश में ये तहकीकात होंगी, मेरी नाकस राय में, मेरी नाकस मालूमात में ये तहकीकात होंगी, और ये तहकीकात यहीं से शुरू होंगी। कब होंगी ब्लड सैंपल किसका था? जी कब होंगी? खान साहब बना देंगे इंक्वायरी कमीशन? सर कब तक बना देंगे, बता दें। कि आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं जिसका नाम इमरान खान है, उसने पाकिस्तान के अंदर चीनी का कमीशन बना के रिपोर्ट आपके सामने ले आए। सर मुकदमा नहीं हुआ लेकिन अभी तक। देखिए किरण, देखिए जो जिस चीज का क्रेडिट इमरान खान को मिलना चाहिए, जो उस दिन सुहेल वड़ाई साहब ने निजी टेलीविजन पे कहा कि वो सियासत का भी देवता है, वो एहतसाब का भी देवता है, उसने साबित किया अमल से कि उसके नजदीक मेरिटोक्रेसी, मेरिट के अलावा कोई चीज नहीं है। इमरान खान एक बुलंद कामत आदमी है। सर एहतसाब के देवता इंक्वायरी कमीशन कब बना रहे हैं सर नवाज शरीफ साहब के मामले में? देखिए इसके ऊपर भी अब बात ये चल निकली है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये चलते चलते एक मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। अब क्योंकि जो आप मुझसे सवाल कर रही हैं वो इससे आगे मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी दानिश में ये इसके ऊपर कमीशन बने ना बने, लेकिन इसके ऊपर तहकीकात जरूर होगी। कमीशन में और इन्वेस्टिगेट करने में फर्क है, लेकिन ये बात चलेगी इसलिए। लेकिन किरण आप एक बात याद रखिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेल एप्लीकेशन अदलिया में आई तो अदालत के अंदर सवाल किया गया कि उनके ऊपर अपने सिग्नेचर नहीं, शहबाज शरीफ के एज अ गारंटर सिग्नेचर है। तो शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मियां साहब इस कदर अलील हैं कि एक पेन, एक 2 चटान का पेन नहीं उठा सकते। लेकिन जो ही वो यहाँ जहाज से, जो भी आप प्राइम मिनिस्टर की बात सुनवा रहे थे, उन्होंने कहा मैं हैरान हो गया, जो शख्स 2 चटान का पेन नहीं उठा सकता, सिग्नेचर नहीं कर सकता, वो जब जहाज से उतरा और अपने एवनफील्ड अपार्टमेंट में गया, 7.5 किलो का मार्क्स स्पेंसर का ओवरकोट अपने बाजू पे लेके तो वो कुलकारियां मारता हुआ जा रहा था। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये तमाम चीजें अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन जहाँ तक हुकूमत की अपने शकूक और शुबहात हैं तो फिर इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और सिर्फ बातों तक नहीं होनी चाहिए। तहकीकात का आगाज़ जल्द से जल्द होकर और फिर चीज़ें सामने भी आनी चाहिए कि क्या सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या वाक़अतन ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग बात करें। बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हो गया है। नाज़रीन ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो 2 रोज़ पहले शाम में एक अंदोहनाक वाक़या हुआ है, तमाम मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है इस वाक़े ने। इस वाक़े पर बात करूंगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। दुनिया ने ये वक्त भी देखना था कि किसी खलीफा के मज़ार की बेहुरमती इस तरह की जाए कि उनके जज्जे खाकी को कब्र मुबारक से निकाल कर उसे तोड़ दिया जाएगा। जिस किसी ने भी ये काम किया है, जहन्नुम की आग से यकीनन उसके सीने जलाए जाएंगे, और ऐसे लोगों को तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। ऐसे लोगों को हर हाल में पकड़ा जाए, उनको सज़ा भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसा उन्होंने अमल किया है।
आज से 2 रोज़ पहले शाम के सूबे अदलब में दहशतगर्द ग्रुप ने खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर हमला करके मज़ार में दफन तमाम अफराद के जज़्ज़े खाकी को निकाल कर अपने साथ ले गए। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी बता रही है कि ताहाल ये मालूम नहीं हो सका है कि दहशतगर्दों ने जज़्ज़े खाकी को कहाँ मुंतकिल किया है। फरवरी के महीने में नाज़रीन शामी अफवाज ने जब इलाके का कंट्रोल हासिल किया तो उसके बाद मज़ार के इलाके को आग लगा दी गई थी। उलमा ने इस्लामी दुनिया और OIC तंजीम से फौरी एक्शन लेकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार की असल हालत में बहाली का मुतालबा किया है। साथ ही उलमा ने मुतालबा किया है कि न सिर्फ शाम बल्कि जहाँ कहीं भी सहाबा कराम और अहले बैत व अतहार के मज़ारात को शहीद किया गया है उनको वापस अपनी हालत में बहाल किया जाए, उनको तामीर किया जाए। इस पर बात करने के लिए मुफ्ती ज़ुबैर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। और मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आगाज़ में इससे पहले कि साहनी के हवाले से मैं आपसे बात करूँ, मैं अफसोस के साथ आपसे इसलिए बात करना चाहती हूँ कि ये हमारी कम इल्मी है, हमारे सिलेबस की कमी है, हमारे माशरे की कमी है कि हमें बैरूनी दुनिया के कैरेक्टर्स के बारे में तो खूब पढ़ाया जाता है, खूब बताया जाता है हमारे बच्चों को, लेकिन ये शख्सियात कितनी जलीलुल क़द्र शख्सियात हैं, इनके बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी शख्सियत क्या है, ये कौन थे। बस वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये किया गया है। तो सबसे पहले ज़रा इनकी शख्सियत का अहाता कीजिएगा। गो कि हम कर नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकें उनकी बात कर सकें। मुफ्ती साहब जी, गुजारिश ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह वो जलीलुल क़दर और अजीम उशान खलीफा आदिल गुजरे हैं, जिनके बारे में कई मुअर्रिखीन और कई मुहद्दिसीन ने लिखा कि उमरैन ने इस्लाम को 4 चांद लगा दिए। उमरैन से मुराद 2 उमर, एक हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोम, और फिर आगे चल करके हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इनको ये कहा गया। आपको मालूम है कि 4 खुलफाए राशिदीन मशहूर हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस्लाम ने इन खुलफाए राशिदीन के तर्ज खिलाफत पर एक और खलीफे को भी खलीफा राशिद करार दिया और उनको जाकर के खलीफा खामिस करार दिया। वो शख्सियत हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लामा इब्न खल्दून ने उनके बारे में लिखा है कि फ़नज़ा इला तरीक़तिल खुलफ़ाइल अर्बआ व सहाबा जुहदहु, ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा के तरीके पर रहे। सिर्फ 2.5 साल की मुद्दत खिलाफत है, लेकिन आप हैरान होंगी कि 2.5 साल मुद्दत खिलाफत में पूरी दुनिया खैर व बरकत से भर गई, जुल्म तशद्दुद का खात्मा हो गया, रियाया इतनी पुरसुकून हो गई कि इन्हीं के बारे में ये जुमला मशहूर है कि इनकी सल्तनत और हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगे। 1 साल जब उन्होंने हुकूमत की है तो 1 साल मुद्दत खिलाफत के अंदर इनकी पूरी सल्तनत में कोई शख्स ज़कात और सदका वसूल करने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता था। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आला दर्जे के वली और सूफी बुजुर्ग ने मुस्तकिल किताब लिखी है सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पर। आपने हजरत हसन बसरी का नाम सुना होगा, उन्होंने फरमाया उम्मत मुहम्मदिया को शाज़ व नादिर ही ऐसी जामे शख्सियात नसीब होती हैं। सैयदा फातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर हमारे लिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ ही बाकी रहते तो फिर हमें दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत न थी। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज़ मजमुआ शुरफा है, आप क़यामत के दिन पूरी एक नेक सालेह कौम के तौर पर उभर कर पूरी एक कौम बन कर के आएंगे। हिफाजत हदीस, उलमा की कदर दानी, सखावत, हत्ता कि आप इनकी सखावत के बारे में मशहूर शेर है, कुल्लु यौमिन कान्नहु यौम ज़ुहा इंद अब्दुल अजीज़ व यौम फित्र, हर दिन इनके सामने बकरा ईद और ईद उल फितर का दिन होता था। ये इतनी सखावत किया करते थे। नसब के एतबार से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पर नाना होते हैं, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत आसिम ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाना हैं। और आपने अपने ब्रेक से पहले एक बात कही और अभी इंट्रो के अंदर भी आपने ये बात कही कि इनके जसद खाकी के साथ इस तरह की तौहीन बेहुरमती करने वाले वो जहन्नम की आग से अपने सीने को, अपने जिस्म को जलाएंगे। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं कि आपकी ये बात खुद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। उन्होंने फरमाया जिसके दिल में उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मोहब्बत का जज्बा हो और वो उनके औसाफ़े हमीदा, उनकी अच्छी सिफात का प्रचार करता हो, तो तुम यकीन कर लो कि उसका अंजाम खैर व बरकत वाला होगा।
और जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ रखता हो उसका अंजाम कभी ईमान पर नहीं हो सकता। ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में फरमाया है। अल्लामा ज़हाबी इनके बारे में फरमाते हैं कि ये अपने ज़माने के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमाम, फ़क़ीह, बड़े मुज्तहिद, हदीस के माहिर, मोतबर हाफिज और हदीस के आला दर्जे की सनद के हामिल रावीउल हदीस हैं। ये इनका मकाम बुलंद है। आज कितने दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हजरत बिन उमर बिन अब्दुल अजीज और उनकी अहलिया की कब्रों की शदीद बेहुरमती की गई है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस मकाम की ज़ियारत भी कर चुका हूं। दुरुस्त, मैं वो तस्वीर भी दिखा रही हूँ मौलाना साहब, जो आपने विज़िट वहाँ पर किया और कब्र मुबारक की तस्वीर भी मौजूद है, वो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। उसके बाद का जो हाल है, अल्लाह रब्बुल जलाल दोबारा हमारी आंखों को ऐसे मनाजिर देखना नसीब ना करे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ज़रा बताइएगा, आपने यकीनन ये 2 रोज़ पहले जो वीडियोज़ और तस्वीर आई हैं वो भी आपने देखी होंगी, और इस वक्त मैं वो तस्वीर भी दिखा रही हूँ जब आप गए थे, आपने ये मज़ार देखा था। उलमा कराम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, OIC से मुतालबा किया जा रहा है, आप तमाम लोग क्या कह रहे हैं और आपको लगता है कि इन मुतालबात पर कुछ अमल दरामद भी होगा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इंतहाई शदीद अल्फाज के अंदर इनकी मजम्मत करना चाहता हूँ। अब मुख्तलिफ मैयतों को जलाने की भी नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह वीडियोज आ रही हैं। इंसानियत से आ रही ये जुनूनी लोग कौन हैं? ये सफाक दरिंदे हैं कौन? इंसान बस दरिंदा ना बने। जब इंसान दरिंदा बन जाता है तो फिर वो दरिंदों से भी आगे निकल जाता है। मैं यहाँ एक बात बड़ी अहमियत के साथ कहना चाहता हूँ। इस वाक़े को आज दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है। पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है उसकी वजारत खारजा कहाँ है? क्यों वजारत खारजा की तरफ से अभी तक मजम्मती बयान नहीं आया? OIC से हमारा मुतालबा अभी तक क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं मुस्लिम फोरम, मुतल्लका फोरम, आलमी बिरादरी को इस तरफ मुतवज्जे किया गया? सारी की सारी दुनिया की पूरी मुस्लिम इंसानियत के दिल आज इस नापाक जिसारत पर जख्मी है। और मैं आपको बताऊं, वहाँ शाम के अंदर सरजमीन अंबिया खून से तो रंगीन थी ही, लेकिन अब इन पाक रूहों, पाक हस्तियों और इन पाक हस्तियों के मज़ारात की भी इस तरह की तौहीन और बेहुरमती, ये मनाजिर हमारी आंखों ने देखने थे। हमारा पहला मुतालबा ये है, बराए करम ऐसे तमाम सफाक दरिंदे जुनूनी लोगों का खोज भी लगाया जाए। और देखें, ये आलमी विरसा होता है। और मैं साथ साथ बहन किरण आपको ये भी कहना चाहता हूँ, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा ताबई बुजुर्ग मुहद्दिस वलीउल्लाह, अरे कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है वहाँ किसी का इख्तलाफ नहीं होता। कब्रिस्तान सन्नाटे की जगह होती है। खुदा की कसम, वो काफिर लोग जिनको मैं बुरा समझता हूँ, अगर मैं भी कब्रिस्तान के अंदर जाऊंगा तो मैं किसी काफिर और गैर मुस्लिम की भी कब्र को कभी नहीं उखाड़ूंगा। तिलका उम्मतुन कद खलत रहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये लोग गुजर चुके, अपने अल्लाह के पास पहुंच चुके। ऐसे भयानक हौलनाक किरदार अदा करने वाले दरिंदों को बाकायदा कटहरे में लाना चाहिए। मुस्लिम आलमी बिरादरी को हरकत में आना चाहिए। पाकिस्तान की वजारत खारजा को हरकत में आना चाहिए। अरब लीग को हरकत में आना चाहिए। OIC। मुफ्ती साहब, हमारी जो तालीमात हैं बहैसियत मुसलमान, तो हम तो मैयत के लिए भी बड़ा अदब एहतराम है, जो शख्स मुर्दा है उसके लिए बड़ा एहतराम है। और ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी जलीलुल क़द्र शख्सियात हैं कि जिनके साथ ये किया गया है। तो इन लोगों को, जिन लोगों ने ये किया है, इनको हम किसी सूरत इंसान तो नहीं कह सकते। हम शायद इनको दरिंदा कहना भी दरिंदगी की भी तौहीन होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पहले अर्ज किया, दरिंदों से आगे निकले हुए लोग हैं। और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तमाम मसालिक, तमाम मकातिब फिक्र, तमाम स्कूल ऑफ थॉट की मुत्तहिदा मुत्तफिका शख्सियत हैं। इतना बड़ा वलीउल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की आंखें, गर्दनें उनके एहसानात तले झुकी हुई हैं। और मैं साथ में एक नुक्ता और भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मज़ारात के गद्दी नशीन मखदूम हज़रात होते हैं। वो इस जुल्म और सफाकियत और बर्बरियत पर क्यों खामोश हैं? क्यों इस अजीम मज़ार की तौहीन पर वो बात क्यों नहीं कर रहे? लिहाजा मेरी गुजारिश है, अरब लीग, OIC, पाकिस्तानी वजारत खारजा फौरी तौर पर हरकत में आए। ये आलमी विरसा होता है, उम्मत मुस्लिमा की आलमी विरासत, आलमी मतरूका चीजें हैं। इन तारीखी आलमी इस्लामी विरसे की भी अगर हम तौहीन ना कर सके तो हमसे ज्यादा नाअहल, नालायक और गफलत वाली। मुफ्ती साहब, कुछ उलमा की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि न सिर्फ ये वाला वाक़या, बल्कि इससे पहले भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ सहाबा कराम अहले बैत व अतहार के मज़ारात को माज़अल्लाह मुनहदिम किया गया है, उनके मज़ार को रीबिल्ड किया जाए। तो सिर्फ ये आप समझते हैं कि होना चाहिए, इस मुतालबे को ज़ोर पकड़ना चाहिए और तमाम इस्लामी ममालिक को, तमाम ऐसे ममालिक से ये मुतालबा करना चाहिए कि इन मज़ारात को रीबिल्ड किया जाए?
बिल्कुल ये मुतालबा होना चाहिए, उनकी असर नौ तामीर होनी चाहिए, इस तरह के भयानक दरिंदों का वहाँ से खात्मा होना चाहिए। पहले हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा मैं हिंद के अंदर वहाँ भी जा चुका हूँ, उनके मकबरे की भी बहुत ज्यादा बेहुरमती की गई है। अब खतरा है कि सूखे हमीदिया दिमश्क के अंदर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, कहीं उनकी तौहीन न हो। ताज़ा खबर ये मिल रही है कि जामे उमवी के करीब सलाहुद्दीन अय्यूबी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है, उनकी तौहीन का भी शदीद खतरा है। ये सरजमीन अंबिया है, सरजमीन औलिया और सहाबा कराम है, इनके मज़ारात की तरह तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी नापाक जिसारत की सख्त तरीन सरकोबी होनी चाहिए। यानी मुफ्ती साहब इस वक्त जो दुनिया के हालात चल गए हैं, ये एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उमर बिन अब्दुल अजीज और उमर बिन खत्ताब जैसे लोगों को पुकार रही है कि उस तरह के लोग आएँ और फिर ये मामलात को बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आज ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।